हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश कुमार अस्थाना। आज हम एंशियंट एज का थर्ड पार्ट का वीडियो देखेंगे। पिछले दो पार्ट्स में हमने आपको प्राचीन काल के बारे में कुछ चीज़ें बताई और जिसमें मैं सेकेंड वीडियो पे मैं चल रहा था एविडेंसेस पे, सोर्सेस पे कि सोर्स क्या थे। यानी कि किसी चीज़ को जानने के लिए हमको सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होते हैं स्रोत। तो इतिहास को जानने के स्रोत चल रहे थे, उन्हीं स्रोतों में हम अभिलेखों की बात कर रहे थे। पिछली बार हम अभिलेखों पे थे। अभिलेख, तो आइए देखेंगे अभिलेख। अभिलेख मतलब मीन्स एपिग्राफ, इसको बोलते हैं एपिग्राफ। एपिग्राफ्स तो एपिग्राफ्स में शिलालेख थे जो मैंने आपको कुछ बता दिए थे। अब उसमें एक आध चीज़ें शेष रह गई थी, तो उसकी भी आज चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद तीसरे और चौथे पॉइंट पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एपिग्राफ में जो मैंने बताया था, सर्वप्रथम भारत में अशोक के शिलालेख मिले, जिसमें अशोक की भाषाओं का जिक्र था कि 4 भाषाओं में थे। अशोक के अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, ये चर्चा हम पहले कर चुके थे। तो अब देखेंगे कि ऐसा अभिलेख जो सती प्रथा का ऐसा अभिलेख जिसमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया हो। ठीक है ना। सती सिस्टम सभी जानते होंगे। सती प्रथा, जब स्त्री का पति का देहांत हो जाता है तो स्त्री भी उसी चिता के साथ खुद को आग लगा लेती है, तो ये सती प्रथा था। तो पहले प्रथा थी, अब ये कुप्रथा है और बैंड है भारत में। तो सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये है एरण्य अभिलेख। याद रखिएगा, एरण्य अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से एक है रानी का अभिलेख है नानावती अभिलेख। ये एक अभिलेख है। इस अभिलेख से सर्वप्रथम भूमि अनुदान, लैंड डोनेशन, द एविडेंस ऑफ लैंड डोनेशन इज फाउंड बाय द एपिग्राफ ऑफ रानी यानी क्वीन। दिस एपिग्राफ नेम वाज नानावती एपिग्राफ। अब ये नानावती अभिलेख में भूमि अनुदान, कहीं नानावती भी लिखा होता है, तो इंग्लिश में टी है तो टी ता भी बनता है और टा भी बनता है, तो मैनेज कर लीजिएगा। नानावती अभिलेख भी है, नानावती भी कहीं लिखा होता है। ठीक है, तो ये नानावती अभिलेख है। इससे भूमि अनुदान की, जो भूमि दान दी जाती थी पहले, कुछ लोगों को ब्राह्मण जो होते थे उनको जो पुरोहित का कार्य करते थे तो उन्हें दक्षिणा के रूप में व्यक्ति भूमि दान कर देता था। जो राजा वगैरह होते थे या बहुत धनाढ़ लोग होते थे जिनके पास ज़्यादा जमीन होती थी, तो वो दक्षिणा के रूप में भूमि का एक टुकड़ा देते थे कि ये स्वामी जी आपका है, इस पर आप कहते हैं जैसे चाहें जो चाहें खेती करें। तो ये अभिलेख था। तो ये रानी जो थी, रानी कहाँ थी, कभी ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये सातवाहन रानी थी, सातवाहन रानी, ये भी याद कर लीजिएगा, सातवाहन रानी। ठीक है ना, सातवाहन रानी, ये सातवाहन रानी थी। तो सातवाहन रानी मतलब सातवाहन वंश है, या प्राचीन काल में पढ़ेंगे, सातवाहन वंश की रानी थी। ठीक है ना। और इस रानी का नाम था नायनिका। इस रानी का नाम था नायनिका। तो नायनिका का अभिलेख, रानी नायनिका का अभिलेख, सातवाहन रानी नायनिका का अभिलेख, ऐसे शब्दावलियां बन सकती हैं, सेंटेंस मेकिंग हो सकती है। तो आपको यहीं से पकड़ लेना, मैंने सारी चीज़ों की चर्चा कर दी है। तो ये अभिलेख था, ये भूमि अनुदान का साक्ष्य देता है। तो एक तो ये हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। और जैसे कुछ बातें हैं अभिलेख से संबंधित, ऐसे तो अभिलेख संबंधित बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुख्य बातें हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो जैसे एक अभिलेख है कि लोहे का, कह सकते हैं मेटल, धातु का अभिलेख, यानी
मेटेलिक एपिग्राफ, धातु का अभिलेख, मेटेलिक एपिग्राफ, तो धातु का अभिलेख भी मिला है। और ये कौन सा है? इलाहाबाद का लौह स्तंभ अभिलेख, लौह स्तंभ अभिलेख, लौह स्तंभ अभिलेख। ये अभिलेख इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहा गया है, प्रयागराज। ये लौह स्तंभ, ये लोहे का बना हुआ है, आयरन, और ये ऐसा आयरन है कि ये सालों से लगा हुआ है और उसके आयरन पे अभी तक जंग नहीं लगी है। तो ये इसकी विशेषता है। तो ये धातु का अभिलेख है। और भी बहुत से अभिलेख में है कि सर्वाधिक अभिलेखों का सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो गुप्त काल में बनवाए गए और गुप्त काल में भी बनवाए गए। बाकी इतने क्वेश्चन याद रखिएगा और अभिलेख के बारे में। और इसे आता है हाथी गुम्फा अभिलेख किसका, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है अक्सर। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल का है। खारवेल राजा है, खारवेल क्या है? राजा है, खारवेल राजा है। तो खारवेल का अभिलेख हाथी गुम्फा है, ये भी पूछ लिया जाता है, वो कई बार पूछा गया है। तो ये अभिलेख के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सिक्के, क्वाइंस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, ये भी एक एविडेंस है, सिक्के, इसको बोलते हैं क्वाइंस। क्वाइंस तो सिक्कों से भी हमें उस काल की या उस समय की बातों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो सिक्के भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमें किसी भी समय विशेष के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं सिक्के। सिक्के क्या है? तो इसमें पहले तो अगर हम जाएं, अगर प्राचीन काल में हम देखें तो प्राचीन काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिक्कों का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार की दृष्टि से हमें सिक्कों की आवश्यकता पड़ती है जो मुद्रा का प्रतीक माने गए हैं। लेकिन जो प्राचीन काल हमारा है, तो प्राचीन काल में कोई सिक्के नहीं चलते थे क्योंकि मुद्रा चलती ही नहीं थी, मुद्रा का चलन नहीं था। वस्तु विनिमय का व्यापार होता था, वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। वस्तु विनिमय मतलब होता था कि एक वस्तु देके दूसरी वस्तु ले ली। इस प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदल लिया जाता था और वही व्यापार होता था। तो उसमें वहाँ पर मुद्रा का चलन नहीं था। लेकिन फिर समय बदला, कुछ लोगों ने मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करने का प्रयास किया। उसमें सबसे पहले आप समझेंगे कि जो सबसे प्राचीनतम मुद्रा है या सिक्का है वो आहत सिक्का माना गया है। आहत सिक्का, ये कह सकते हैं पहला कहें या कहें प्राचीनतम। प्राचीनतम पहला कहें या प्राचीनतम कहें, आहत सिक्का है। आहत सिक्का कोई देखना कहीं कहीं लिखा होगा बेटा पंचमार्क, ये भी लिखा हो सकता है पंचमार्क, ये भी लिखा मिलेगा। एक्चुअली ये इसकी इंग्लिश है, पंचमार्क आहत की इंग्लिश है। आहत मतलब क्या होता है? ठोकना। हमने आहत किया, ठोका, ठीक है ना। हमने किसी चीज को ऐसे पकड़ा और इसे ठोक दिया तो हमने आहत किया, ठीक है ना। तो आहत में क्या होता है? अब उसी को हम क्या कहते हैं, आज इंग्लिश क्या कहते हैं? पंच किया। और जब पंच करेंगे तो उसमें एक चिन्ह बन जाता है और चिन्ह को इंग्लिश क्या बोलते हैं? मार्क। तो बोले पंच मार्क, तो इसको वर्तमान में पंच मार्क कहा जाता है। ये इंग्लिश समझ लीजिए। पंच मतलब होता है पंच करना, मार्क मतलब चिन्ह आ जाए। अब वो आहत ठोकना, जैसे मोहर होती उठा के ठप से मारी, छप गई, तो ये होता था आहत। तो इसको सिक्के के रूप में इस्तेमाल, एक्चुअली ये होती थी एक मोहर। यही है जो आज की भाषा में कहें तो एक्चुअली ये एक मोहर थी। ये क्या थी? ये मोहर थी, स्टैम्प जिसको कहते हैं, एक स्टैम्प थी मोहर। लेकिन इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। तो सबसे पहले यही मिलता है सिक्के के रूप में। इसके बाद फिर सिक्कों का प्रचलन चालू होगा। नेक्स्ट कहते हैं एक आता है निष्क, ये भी आप समझ लें, निष्क, ठीक है ना। एक शब्द आएगा निष्क, ये भी बहुत पूछा जाता है। निष्क क्या था? तो कुछ परीक्षाओं में सीधे लिख देते हैं निष्क क्या था? कहीं सिक्का था।
लेकिन ये वास्तव में सिक्का नहीं था, निष्क था। ये सोने का गले का हार था, सोने का गले का हार था, गले का हार, गोल्डन नेकलेस, यू कैन से दैट गोल्डन नेकलेस। ये सोने का गले का हार था जिसे मुद्रा के रूप में प्रयोग कर लिया जाता था, कि यानी कि कोई अगर वस्तु लेनी है तो उसको मुद्रा देनी है, तो उसने गले से एक हार उतारा, ये ले लो, और उसने उस सामान ले लिया। ठीक है, तो ये सोने का गले का हार होता था, लेकिन इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया गया। ठीक है ना, तो एक ये निष्क मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो मिटा दे रहा हूं, इसके बाद जो पहला सिक्का चालू हुआ वो था शतमान। पहला सिक्का चालू हुआ वो था शतमान, ये पहला सिक्का। पहला सिक्का शतमान ये चला। इसके बाद फिर बहुत से सिक्के चले। ठीक है, जैसे आप आगे देखेंगे, पहले इसके बाद प्राचीन काल में ही आपका गुप्त काल आता है। ठीक है ना, तो गुप्त काल में कुमार गुप्त ने कुछ चीजें होती, कुमार गुप्त इसने सर्वाधिक सिक्के जारी किए, सर्वाधिक सिक्के जारी किए। ठीक है ना, सबसे, हाँ एक क्वेश्चन होता है, सबसे पहले चित्रयुक्त या इसी को बोलते हैं चित्रित सिक्के किसने जारी किए? सबसे पहले चित्र मतलब चित्रयुक्त, इसमें चित्र बना हुआ था। एक तरफ राजा की फोटो बनी थी और दूसरी तरफ लिखा हुआ था ये सिक्का है, कितने का है, 2 का 3 का। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये चित्रयुक्त सिक्का किसने चालू किया? तो ये इंडो ग्रीक शासक था, इंडो ग्रीक शासक द्वारा जारी किए गए। ठीक है ना, इसके बाद आता है पॉइंट, इसी सिक्कों में आता है सबसे पहले, यही आएगा सबसे पहले, इट इज फर्स्ट टाइम, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं फर्स्ट टाइम। पहले, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? गोल्डन कॉइन, सोने का सिक्का। तो ये सोने का सिक्का भी इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया। इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया। तो सोने का सिक्का जारी किया। इसके साथ एक बात और है, सोने के सिक्के के साथ एक बात और जुड़ी है कि ये जो इंडो ग्रीक शासकों ने जो सोने का सिक्का जारी किया था, ये शुद्ध सोने का सिक्का था। कैसा था? ये शुद्ध सोने सिक्का। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, शुद्ध सोने का था ये शुद्ध सोने का, ये सिक्का जो था ये प्योर गोल्ड था। प्योर गोल्ड आप जानते हैं, हमने साइंस में आपको पढ़ाया होगा, शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट। तो 24 कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना हो गया 24 कैरेट, तो ये शुद्ध सोना था। ठीक है ना, तो ये भी एक इसके फैक्ट बनता है। सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? तो भी इंडो ग्रीक शासक आएगा। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भी इंडो ग्रीक शासक आता है ऑप्शन में। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि ये तो शुद्ध, अब ये देखिएगा, ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत कंफ्यूजिंग जुड़ा हुआ है। एक तो हमने बताया सोने का सिक्का, और ये दूसरा फैक्ट है सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक गोल्ड कॉइन्स, सर्वाधिक गोल्ड कॉइन, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स किसने जारी कराया? तो ये गुप्त काल में जारी किए गए, गुप्त काल में जारी किए। किसी पर्टिकुलर राजा ने गुप्त काल जितने राजा ने खूब सोने सिक्के जारी किए, गुप्त काल में जारी किए गए सबसे ज्यादा। लेकिन किंतु परंतु बट ये शुद्ध सोने के नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध सोने के नहीं थे। लेकिन किंतु परंतु बट ये बात ध्यान रखिएगा, ये सोने के सिक्के सर्वाधिक तो थे, मात्रा में सर्वाधिक थे, शुद्धता में नहीं थे। ये प्योर शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे जो इंडो ग्रीक में चलाए।
तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए जाएंगे या गुप्त काल के शासक चलाएंगे, और पहले सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासक चलाएंगे। इसे भी एक नाम आता है डेमेट्रियस, ध्यान रखिएगा, ये शासक था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस एक शासक था, ये इंडो ग्रीक शासक था डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस ने अपना एक तरफ चित्र छपवाया था, ठीक है ना। अब इसी में कुछ और क्वेश्चन किए जाते हैं कि कहा जाता है सिक्कों का राजकुमार किसे कहा जाता है? सिक्कों का राजकुमार, सिक्कों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा सिक्के जारी कर दिए। जितनी देश की आय नहीं थी उस आय से ज्यादा ऐसे सिक्के जारी कर दिए। इसके इतिहास उसको पागल बादशाह भी कहा गया है, ठीक है ना। तो इसने बहुत सिक्के टाइप के जारी कर दिए और प्रतीकात्मक मुद्रा, प्रतीकात्मक सिक्के थे ये प्रतीकात्मक सिक्के थे, प्रतीकात्मक सिक्के थे। जब मुगल काल बताएंगे तब ये सिक्कों के बारे में बताऊंगा मैं कि ये सिक्के कैसे थे, क्या इनका फॉर्मेट था। अभी चूंकि यहाँ सिक्के एज ए सोर्स के रूप में पढ़ रहे हैं तो सोर्स के रूप में पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब आगे देखें, एक सिक्कों में बस इतने कायदे लगभग सिक्के के हो गए। और वर्तमान में आपको मालूम ही है कि सभी प्रकार के सिक्के वर्तमान में रहते हैं, सभी प्रकार के सिक्के और 1 रुपए का नोट, और 1 रुपए का नोट ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना, ये वित्त मंत्रालय सभी प्रकार के सिक्के और 1 रुपए का नोट जारी करता है। ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई नहीं जारी करता है, और आरबीआई इसको छोड़कर यानी कि शेष मुद्रा जारी करती है, शेष मुद्रा जारी करती है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई केवल 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट नहीं जारी करती है, इसके अलावा जितनी मुद्रा है सब आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, यानी प्रिंट की जाती है, ठीक है ना। और एक प्रश्न इसमें से और यहाँ पर आता है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। इसमें आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, बाकी सब में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है इसमें वित्त सचिव, वित्त मंत्री भी ना लिख देना, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, यानी 1 रुपए के नोट पे। तो देखा हमने सिक्के से लेके हम प्राचीन काल से यहाँ तक आ गए। तो इस तरह तुमने एंशियंट का एक पार्ट ये पढ़ लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम एंशियंट में पढ़ेंगे स्रोत है जो वो ये है विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विदेशी यात्रियों का वर्णन पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।